नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से दुनिया भर की हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में हमले किए तेज, खान यूनिस में कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास की 24 में से 17 लड़ाकू बटालियन हुई नष्ट। नए समझौते की संभावना के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन और सीरिया में हूती और कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। क्रूज मिसाइल और जहाज रोधी मिसाइलों से किया हमला। कुर्द के 6 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा आत्मरक्षा के तहत की जा रही है कार्रवाई। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग से बड़े पैमाने पर तबाही। अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल तबाह। आग की लपटों में कई घर हुए राख। हजारों लोग घरों को छोड़ने पर हुए मजबूर। बीजिंग की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हेंगजुन को जासूसी के आरोप में सुनाई निलंबित मौत की सजा। ऑस्ट्रेलिया ने फैसले पर जताया विरोध। चीन के राजदूत को बुलाकर दर्ज कराया विरोध। चीन ने कहा कानून के मुताबिक हुई हेंगजुन के खिलाफ कार्रवाई। ग्रैमी अवार्ड में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया भारत की उपलब्धि। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। इजराइल ने हमास के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमास के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कई आतंकी मारे गए हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे के बगैर यह संघर्ष खत्म नहीं होने वाला। उधर अमेरिका और ब्रिटेन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 122 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह थमने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ गाजा में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। आईडीएफए के मुताबिक मध्य गाजा में हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ खान यूनिस में हवाई और जमीनी हमलों द्वारा हमास के सक्रिय आतंकवादी सेल को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए जाने के दावे भी किए गए हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि हमास के खात्मे से पहले यह संघर्ष नहीं रुकेगा। नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि हमास के 24 लड़ाकू बटालियनों में से 17 को नष्ट कर दिया गया है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य हमास का खात्मा है। आज तक हमने 24 बटालियनों में से 17 को मार गिराया है। बाकी भी जल्द खत्म हो जाएंगी। हमारे सभी बंधुओं की वापसी और एक वादा कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। हम किसी भी सौदे पर सहमत नहीं होंगे। हमारे बंधकों को मुक्त कराने के प्रयास हर समय जारी हैं। इस बीच यरूशलेम में फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजौन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। स्टीफन सेजौन ने बैठक के बाद गाजा में तत्काल संघर्ष विराम पर जोर देने के साथ साथ बड़ी संख्या में मानवीय सहायता का आह्वान किया। गाजा में जारी संघर्ष समाप्त होना चाहिए। हम सभी से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने, तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की मांग करते हैं। यह न केवल नागरिकों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि उन बंधकों के लिए भी जो गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जो कि 7 अक्टूबर के बाद इस क्षेत्र में उनकी 5वीं यात्रा है। एंटनी ब्लिंकन की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, कतर, इजराइल और मिस्र के बीच गाजा संघर्ष में एक संभावित संघर्ष विराम के लिए चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही हमास के कैद में बंधक इजरायली लोगों के रिहाई पर भी सभी पक्ष मिलकर अहम निर्णय लेंगे।
इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन और सीरिया में कई जगहों पर हुती और कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर संयुक्त हमले किए। अमेरिका ने जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल और 4 जहाज रोधी मिसाइलों से हमला किया। सीरिया में भी हुए हमले में कुर्द के कम से कम 6 लड़ाके मारे गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों और युद्धपोतों को लगातार निशाना बनाए जाने के तहत यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत हो रही है। हमने देखा कि हुती लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहा है। यह अस्वीकार्य और अवैध है। यह निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डालता है। हम आत्मरक्षा में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हमारा ध्यान क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता वापस लाने पर है। वहीं संघर्षग्रस्त गाजा में लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। भोजन, पानी, दवा और अन्य बुनियादी जरूरतों को तरसते लोग अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह अपना आशियाना बदलने को मजबूर हैं। ऐसे में यह लोग यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको इस संघर्ष से मुक्ति मिले, जिससे इनका जीवन फिर से पटरी पर आ सके। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हेंगजुन को कथित जासूसी के आरोप में चीन से निलंबित मौत की वहां पर सजा सुनाई दी है। बीजिंग की एक अदालत ने ये फैसला दिया है। लेखक यांग को 4 साल कैद में रखने के बाद यह सजा दी गई है। इस सजा पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कैनबरा इस नतीजे से स्तब्ध है। चीन द्वारा 5 साल तक हिरासत में रखे जाने के बाद बीजिंग की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हेंगजून को निलंबित मौत की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि यांग हेंगजून को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यांग हेंगजून एक लोकतंत्र समर्थक ब्लॉगर होने के साथ ही चीन में पैदा हुए एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। वर्ष 2019 में गिरफ्तारी से पहले यांग हेंगजून न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे। उन पर एक ऐसे देश के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था जिसकी चीन ने सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की है और इस मामले का पूरा विवरण भी अब तक साझा नहीं किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने चिंता जाहिर करते हुए चीन के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस फैसले से हैरान है। हम अपने जवाब को सबसे पहले मजबूत शब्दों में रखेंगे। हमने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार डॉक्टर यांग के लिए न्याय के बुनियादी मानकों, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मानवीय व्यवहार की लगातार मांग की है।
डॉक्टर यांग को न्याय दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटेगा। हम उन्हें और उनके परिवार को काउंसलर सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। उधर चीन ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यांग हेंगजून को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि यांग हेंगजून की सभी निजी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने यांग हेंगजून के मामले पर कानून के मुताबिक सजा का फैसला किया है। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और दोषी भी पाया गया है। साथ ही उनकी सभी निजी संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दे दिया गया है। वहीं कई मानवाधिकार संगठनों ने बीजिंग अदालत द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हेंगजून को दी गई मौत की सजा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन मनमाने ढंग से दूसरे देश के नागरिकों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यह फैसला ऑस्ट्रेलिया चीन संबंधों पर एक बड़ा झटका साबित होगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने यांग हेंगजून की रिहाई के लिए चीनी सरकार पर दबाव डाला था और मुझे लगता है कि वे यांग हेंगजून और अन्य लोगों के लिए अपनी वकालत जारी रखें जिन्हें चीन में मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया हुआ है। हेंगजून 2002 से ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। चीन के मामलों पर लिखने वाले हेंगजून उसके कटु आलोचक रहे हैं। वहीं हेंगजून पहले चीन के सुरक्षा मंत्रालय के लिए काम करते थे। इस मामले ने सुरक्षा और मानवाधिकार के मुद्दों पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक राजनयिक तनाव को उजागर करने का काम किया है। यह मुद्दा 2023 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बीजिंग यात्रा के बाद से दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के लिए एक झटका साबित हो सकता है। और पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जहां जेल में बंद होने के कारण चुनाव से अयोग्य करार दिए गए हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फिर से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। दूसरी ओर बिलावल भुट्टो इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। देश के लोगों में सियासत को लेकर गुस्सा और निराशा है, लेकिन वो उम्मीद के किरण के तौर पर चुनाव को देख रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में लगातार तीसरी बार आम चुनाव हो रहे हैं। सैन्य शासन और तानाशाही के इतिहास के लिहाज से देखें तो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि 8 फरवरी का चुनाव कथित सैन्य हस्तक्षेप के साए में हो रहा है। नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान में चर्चा के केंद्र में है। 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही नवाज शरीफ को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उनके चुनाव लड़ने पर लगी आजीवन रोक को भी असंवैधानिक घोषित किया गया। पाकिस्तान में कई लोग ये कयास लगाते हैं कि सेना और इमरान खान के बीच बड़ी दूरी ने नवाज शरीफ के लिए रास्ते तैयार किए और वो चौथी बार प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है। नवाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए शीर्ष उम्मीदवार हैं। इसलिए नहीं कि वह बेहद लोकप्रिय हैं, वह निश्चित रूप से नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक इसलिए क्योंकि वो अपने पत्ते सही समय पर सही तरीके से खोल रहे हैं। क्रिकेटर से नेता बने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान कई मामलों में सजा के बाद जेल में बंद हैं। इमरान खान वंशवाद की राजनीति खत्म करने, भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालने, न्यायपालिका में बदलाव करने और युवाओं को नौकरी देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रहे थे। लेकिन उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में आर्थिक हालात खराब होते गए, महंगाई बढ़ती गई। उधर पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं या पार्टी से संबंध तोड़ चुके हैं। पीटीआई के नेताओं को अब स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह चुनाव में आना पड़ रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि हाल के वर्षों में इमरान खान की लोकप्रियता कम होती गई है। चुनाव से पहले के महीनों और हफ्तों में सेना जिस पार्टी के साथ सहज नहीं होती, उसे चुनाव से पहले नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए देश की प्रमुख पार्टियों में से एक का आकार बड़े पैमाने पर कम कर दिया गया है। यह सबसे खराब चुनाव होगा। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुनाव में लंबे चौड़े वायदे के साथ उतरी है। इसमें वेतन दोगुना करना, सरकारी खर्च में कटौती कर बजट बढ़ाने समेत कई चीजें शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं मौजूदा समय में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो किंग मेकर बन सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में जनता एक ऐसी सरकार की उम्मीद लगा रही है जो स्थिर हो और उन्हें बढ़ती महंगाई, पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था और खराब सुरक्षा हालात से छुटकारा दिला सके। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं,
एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका की। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग के घनी आबादी वाले इलाके में फैलने से 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चिली के मध्य क्षेत्र के जंगल में शुक्रवार को लगी भीषण आग से अग्निशमन विभाग के कर्मियों को काफी जूझना पड़ रहा है। वहीं आग के कारण कम से कम 1600 लोग बेघर हो गए हैं। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। मतगणना में मध्य अमेरिकी देश की जनता ने नायब बुकेले को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। उधर चुनाव में विपक्षी दलों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस बीच देश में जश्न का माहौल है। और अब दुनिया का दिल। छाछठवें ग्रैमी अवार्ड में आज भारत का जलवा देखने को मिला। तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और परकशनिस्ट सेल्व गणेश विनायक राम के हिस्से भी ग्रैमी अवार्ड आया है। भारतीयों की उपलब्धियों पर पीएम मोदी समेत देश दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय संगीतकारों का जलवा देखने को मिला। तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी तो वहीं राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी जीते। फ्यूजन ग्रुप शक्ति में जाकिर हुसैन के सहयोगी गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और परकशनिस्ट सेल्व गणेश विनायक राम ने एक ग्रैमी जीता। बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के खिताब के अलावा जाकिर हुसैन ने 2 अन्य पुरस्कार, पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड और एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वाद्य संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीते। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने पश्तो और एज वी स्पीक के लिए अमेरिकी बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बेसिस्ट एडगर मेयर के समूह के रूप में 2 ग्रैमी जीते हैं। Shakti is the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And, it's our 50th year as a band.
They don't look like it, but anyway. You don't. They don't. But it's great that it happened. I mean, these are the two musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai, because without them, we are not here. So, No, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. ग्रैमी अवार्ड विजेता राकेश चौरसिया ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ये अवार्ड भारत में ला रहा हूँ। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये पहला साल है और इसी में नॉमिनेट हुआ और इसी साल में ग्रैमी मिल भी गया और हमारे जो एल्बम है एज वी स्पीक इसे 2 कैटेगरी में मिला है, तो 2 ग्रैमी है और मुझे मिलने से ज़्यादा मुझे अपने देश के लिए फक्र है कि मैं ये अवार्ड अपने देश भारत में ला रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी विजेता संगीतकारों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ग्रैमी में अभूतपूर्व सफलता के लिए जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम को बधाई। आपकी असाधारण प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने दुनिया भर में दिल जीत लिया है। भारत को गर्व है। ये उपलब्धियां आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का प्रमाण हैं। ये नई पीढ़ी के कलाकारों को बड़े सपने देखने और संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी प्रेरित करेंगी। राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश विनायक राम और उस्ताद जाकिर हुसैन की सफलता से भारत आज वास्तव में चमक रहा है। भारतीय कलाकारों की जीत पर आज पूरा देश गदगद नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।